Very good on student. Today we discuss about noble gases. Group 18th elements are zero group element. तो ये केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें ये क्लियर किया जाता है कि एक्चुअल में कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो किसी के साथ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करती हैं और हमने नॉर्मली उन्हें इनर्ट गैस कहा था। लेकिन बाद में कुछ साइंटिस्ट ऐसे भी आए जिन्होंने कहा कि नहीं, एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ये भी रिएक्टिव हैं। तब से इनका नेम चेंज हो गया नोबल गैसेस। तो चलिए, कौन से गैसेस हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। तो इनका कुछ थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं। हीलियम में फ्रैंकलिन एंड लॉकेयर ने फर्स्ट टाइम इसे बताया था कि ये सन के अर्थ पर आपको मिलेगा, सन के सरफेस पर ये एलिमेंट आपको मिलेगा, अर्थ पे कहीं नहीं मिलता। इसलिए हेलियोस जो सूर्य देवता हैं उनसे नेम ये चेंज करके हीलियम हो गया। नियॉन दैट मीन न्यू, आर्गन दैट मीन लेजी, एर्गोस। फिर है क्रिप्टॉन, ए हिडन वर्ड। जेनॉन इसका मतलब है स्ट्रेंजर। एक तरीके से इन सब की मीनिंग एक ही जैसी मिलती है, हीलियम का छोड़ दें तो, कि ये हिडन है, स्ट्रेंजर है, न्यू है और आपका है लेजी है। फिर आता है रेडॉन। रेडियम एलिमेंट से इसकी डिस्कवरी की गई थी। उसके साथ साथ ये डॉर्न साइंटिस्ट हैं, उन्होंने डिस्कवर किया था। तो दोनों का मिक्स करके क्या बना देंगे? रेडॉन। आते हैं कुछ जनरल स्टडीज़ में इनके। फिर है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन एंड ऑक्टियम। पीरियड नंबर 1 2 3 4 5 6 7 कुछ इस तरह से है। एटॉमिक नंबर 2 10 18 36 54 86 एंड 118। मैजिक नंबर्स इसमें वर्क करते हैं। फर्स्ट एंड थर्ड में 8 मैजिक नंबर है। फिर उसके बाद 18 मैजिक नंबर है। फिर 32 मैजिक नंबर होते हैं। इसके थ्रू आप अगर फर्स्ट वाले के एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्लियर है तो बाकी सबके एटॉमिक नंबर क्लियर कर सकते हैं। फिर है नेक्स्ट NH2 NP6। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो परफेक्ट है। एक तरीके से आपने ऑक्टेट कंप्लीट रहता है। इनके लास्ट जो शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो स्टेबल टी को उसके शो करता है। फिर है एटॉमिक साइज 120 160 190 200 220। और जो ये एटॉमिक साइज है बाकी अपने पीरियड के मेंबर के थ्रू थोड़ा सा लार्जर साइज होता है। उसका रीज़न ये है कि इनका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है और जो इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन होता है उसके भी थ्रू इनकी साइज़ पहले के कंपेयर में थोड़ी सी इंक्रीज़ कर जाती है। किसी दूसरे एलिमेंट के साथ या खुद के एटम्स के साथ इनका कोई कोरिलेशन नहीं होता। वीक वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और वो भी एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पर ही। तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज़ करते हैं, इसलिए इनके एटॉमिक साइज भी कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करते हैं। वो नेक्स्ट है। फिर आता है मैक्सिमम आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब मैक्सिमम आयनाइजेशन एंथैल्पी कहाँ पर होती है? इनकी पीरियड में, मतलब किसी स्पेसिफिक पीरियड में। आपने पीरियड 3 की बात की तो पीरियड 3 में आपका आर्गन ही है जिसका आयनाइजेशन एंथैल्पी मैक्सिमम होगा। और रीज़न है ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो इलेक्ट्रॉन्स ईजिली वहाँ से रिमूव नहीं होने वाले हैं। तो किसी इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करने के लिए या रिमूव करने के लिए आपको एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आते हैं टॉप टू बॉटम डिक्रीज ही करेगा। उसका सिंपल सा रीज़न साइज। टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगा, साइज जितनी लार्जर होती जाएगी न्यूक्लियर इफेक्ट उतना ही कम होगा। नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। 48 116 96 77 68। एक तो पहला ये जानिए कि इन सभी के पॉजिटिव वैल्यू हैं और पॉजिटिव वैल्यू बहुत ही कम एलिमेंट्स के होते हैं, जैसे कैल्शियम हो जाए, स्ट्रॉन्शियम हो जाए, उनके एस ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल है। फिर इसके बाद नाइट्रोजन कंप्लीटली हाफ फिल्ड सेल है। लेकिन यहाँ के केस में देखें तो सबसे स्टेबल आपके एलिमेंट्स होते हैं। कंप्लीटली फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका भी मिलता है। तो इसके थ्रू इन सब में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज इंक्रीज करती है। अट्रैक्शन फोर्स भी यहाँ पर धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज करता चला जाता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। लेकिन अगर हम देखें हीलियम के केस में तो जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स है, स्मॉलर साइज है, न्यूक्लियर चार्ज पहले के कंपेयर में थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इसमें जब इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं तो बाकी के कंपेयर में थोड़ी सी कम एनर्जी लगानी पड़ती है। फिर आते हैं नेक्स्ट बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मॉलिक्यूलर मास, चूँकि इनके बीच में कोई इंटरैक्शन फोर्स अदर नहीं है, जैसे डायपोल डायपोल इंटरैक्शन, आयनिक, हाइड्रोजन, एक कुछ इस तरह का इंटरैक्शन नहीं है। तो इसमें सिर्फ एक ही तरह का इंटरैक्शन होगा, वो है वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जो कि मास इंक्रीज़ करने के साथ साथ अट्रैक्शन फोर्स भी इंक्रीज़ करता है। बिल्कुल वैसा ही जैसे ग्रेविटी में होता है, मास जितना ज़्यादा बड़ा होता जाएगा उसका अट्रैक्शन फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। इसमें अदर कोई भी आपका फोर्स
वैल्यू नहीं रखता है, इसलिए टॉप टू बॉटम मूव करते हैं। मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करता है और इसके थ्रू मॉलिक्यूलर क्या एटॉमिक मास, और जिसके थ्रू इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करता है। नेक्स्ट आते हैं, अब थोड़ा सा जानते हैं कि एक्चुअल में क्या है और कैसे स्टार्ट हुआ। तो और जो ऑक्सीजन है उसका फर्स्ट आयनिशन एंथैल्पी होता है 1175 किलो जूल पर मोल, और ये ऑक्सीजन एटम नहीं है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। इतनी एनर्जी रिलीज होती है। एक साइंटिस्ट है नील बॉर्टलेट, 1962 में इन्होंने देखा कि ऑक्सीजन का है 1175 और जबकि जेनॉन का है 1170 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब है कि जेनॉन से भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जा सकता है, रिलीज़ कर सकते हैं ऑक्सीजन के कम एनर्जी लगाकर। तो उन्होंने ऐसा किया भी, और उसके पहले इन सभी गैसेस को इनर्ट गैसेस कहा जाता था। जब से बार्टलेट ने 1962 में ये कंपाउंड रेड कलर का सब्सटेंस बना दिया, मतलब प्लैटिनम हेक्सा फ्लोराइड और जेनान का मिक्सअप किया, मिक्स करने के बाद उन्होंने हीट किया, और हीट करने के बाद जो नया सब्सटेंस मिला वो था जेनॉन, पॉजिटिव चार्ज है। उसके बाद हेक्सा फ्लोरो प्लैटिनेट। अब जो ये कंपाउंड बना, ये रेड कलर का सब्सटेंस था, और पता चला कि ये भी केमिकल रिएक्शन कर सकते हैं, और इसके थ्रू ये नोबल, बहुत ही शांत एलिमेंट में काउंट होने लगे, न कि नेग्लेक्टेड फॉर्म में थे, जो मतलब किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते थे। अब देखें कौन कौन से एलिमेंट हैं जो इसमें कंपाउंड्स क्रिएट कर सकते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, एक भी कंपाउंड इनका भी अभी तक नहीं है जो स्टेबल हो। फिर इसके बाद बात करें क्रिप्टॉन की, तो क्रिप्टॉन के 3 और 4 कंपाउंड्स क्रिएट किए गए हैं, लेकिन उसमें से स्लाइडली जो आपका स्टेबल है वो है क्रिप्टॉन फ्लोराइड। फिर जेनॉन की बात करें तो जेनॉन के सबसे ज़्यादा आपको कंपाउंड मिलेंगे। फिर रेडॉन की बात करें तो फ्लोराइड के साथ इसका F2 है, लेकिन बाकी अदर कोई कंपाउंड स्टेबल नहीं है। फिर आते हैं, आपको जो स्टडी करनी है वो किसकी करनी है, जेनॉन की ही करनी है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में देखते हैं, जेनॉन अगर 1 बार प्रेशर एंड 673 केल्विन पर फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करे तो ये बनाता है जेनॉन फ्लोराइड, और यहाँ पर जो रेशियो है 1:1 कर सकते हैं। जब 2 बार का प्रेशर होगा तो यहाँ पर रेशियो 1:5 का कर देते हैं। 7 बार प्रेशर है और 873 केल्विन जो टेम्परेचर है वो देना पड़ेगा, और ये जेनॉन फ्लोराइड में कन्वर्ट होता है। अगर आपको जेनॉन हेक्सा कन्वर्ट करना है तो ऑक्सीजन फ्लोराइड है O2F2 के साथ कॉम्बिनेशन करा के हम जेनॉन हेक्साफ्लोराइड बना सकते हैं। लेकिन अगर नॉर्मली करना है 60 to 70 बार प्रेशर देना है, और टेम्परेचर पहले के कंपेयर में थोड़ा सा कम 573 केल्विन देना है, और ये फ्लोरीन के साथ 1:20 में रिएक्शन कराएं तो ये बन जाता है जेनॉन हेक्साफ्लोराइड। और ये हो गए आपके कंपाउंड जो डायरेक्टली प्रिपेयर किए जा सकते हैं, यानी जेनॉन डाइफ्लोराइड, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड एंड जेनॉन हेक्साफ्लोराइड। अब इनकी हाइड्रोलिसिस भी इजीली हो जाती है, और ये बहुत ही अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में भी काउंट होते हैं, तो ये कर देते हैं रिएक्शन। अब अगर डाई हमारे पास जेनॉन डाइफ्लोराइड है, H2O के साथ रिएक्शन करता है तो आपका HF यहाँ पर प्रोड्यूस होता है, साथ ही साथ ऑक्सीजन ही ऑक्सीडाइज हो गया। एक बात जानते रहिएगा, जेनॉन भी है, लास्ट टाइम मैंने कहा था फ्लोरीन ही ऐसा एलिमेंट है जो रिड्यूस कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है ऑक्सीजन को, ऑक्साइड को ऑक्सीजन में। तो सिर्फ इतना ही नहीं, जेनॉन भी है, लेकिन यहाँ पर जेनॉन एलिमेंट के फॉर्म में काम नहीं करता, वो जेनॉन फ्लोराइड के काम वर्क फॉर्म में ये H2O मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है। तो जेनॉन टेट्राफ्लोराइड की बात कर लेते हैं। जेनॉन टेट्राफ्लोराइड के सबसे कॉम्प्लिकेटेड केमिकल रिएक्शन है, और ये नॉर्मली बोर्ड एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। आपको जेनॉन टेट्राफ्लोराइड देगा 12 H2O के साथ रिएक्शन करने के बाद, सोचिए Xe भी बना और यहाँ पर XeO3 भी बना, मतलब इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, यानी एक तरीके से ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, जेनॉन हेक्साफ्लोराइड अगर H2O के साथ रिएक्शन करें, इसको कहते हैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ जेनॉन हेक्साफ्लोराइड। तो यहाँ पर जेनॉन ट्राइऑक्साइड बनेगा, HF बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे तो इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस भी पॉसिबल है, मतलब 2 H2 मॉलिक्यूल्स हों तो जेनॉन डाईऑक्सी फ्लोराइड में डाईफ्लोराइड में कन्वर्ट होता है, और जब अगर और उससे भी लेस अमाउंट में H2O मॉलिक्यूल के साथ इसका केमिकल रिएक्शन करें तो जेनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड का भी फॉर्मेशन होता है। तो ये आपके कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं, जिसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, क्योंकि ये सबसे आपका हार्ड एक तरीके से मान सकते हैं। बाकी के थोड़े से सिंपल केमिकल रिएक्शंस हैं और नॉर्मली नहीं पूछे जाते, अगर करना भी हो तो बड़ा इजी सा है।
4H यहाँ पर है, F के साथ चला गया 4F हो गया, और यहाँ पर 6F और जस्ट 2H, तो 2H F के साथ बाहर चला गया, ऑक्सीजन इसके साथ डायरेक्टली अटैच हो जाता है। जबकि इसमें देखेंगे 6H F के साथ कॉम्बिनेशन करके बाहर निकला और XeO3 में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट आते हैं कुछ स्पेसिफिक टाइप के कंपाउंड भी क्रिएट करता है जीरो ग्रुप का ये जेनॉन, जैसे आप कहते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन नेक्स्ट चैप्टर में आपको मिलेगा DNF के बाद। XeF2PF5 फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड है और जेनान डाइफ्लोराइड, इनके साथ कॉम्बिनेशन करने के बाद कॉम्प्लेक्स बना, पॉजिटिवली चार्ज हो गया XeF और फिर यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज PF6। तो यहाँ पर इनके नेम में कोई चेंजेस नहीं आता, जेनान मोनोफ्लोराइड, और फिर इसके बाद आता है हेक्सा फ्लोरो और ये हो जाएगा फास्फाइड। ऐसे ही बाकी सब में है, एस्टेबियम के साथ इनका केमिकल रिएक्शन कराया गया है, एस्टेबियम पेंटाफ्लोराइड, और यहाँ पर फिर से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। और जेनॉन हेक्साफ्लोराइड का अगर रिएक्शन हम MF के साथ करें, M का मतलब यहाँ पर मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट में है, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम यूज किया जाता है, ये स्पेसिफिक टाइप का कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। तो अब आते हैं यूजेस क्या हैं। अब हीलियम का हेनरी लॉ वाले में थोड़ा सा बताया गया था, नाइट्रोजन है, जब स्कूबा डाइवर्स नीचे जाते हैं तो वो ब्लड में बहुत ज़्यादा डिज़ोल्व हो जाता है, और जैसे ही वो स्कूबा डाइवर अपसाइड में आना शुरू करता है तो वो बबल्स का फॉर्म करते हैं और कैपिलरीज में जाके ब्लॉक कर देते हैं ब्लड वेसल्स को एक तरीके से। अब अगर ऐसा कुछ हो गया ब्लड कैपिलरीज को एक्चुअली, तो वहाँ पर बेंड एक है प्रॉब्लम, जिसके थ्रू आपकी पूरी की पूरी बॉडी एक तरीके से जकड़ जाती है और डेथ के भी चांसेस होते हैं। तो अगर हीलियम को उसमें ऐड कर दिया जाए तो हीलियम लीस्ट सॉल्युबल गैस है वाटर में, और साथ ही साथ ये इनरिएक्टिव है, तो उसके साथ कोई केमिकल रिएक्शन भी नहीं करेगा। ये बैलून्स में फिल किया जाता है, और अगर ये बैलून्स में फिल करके उसके साथ कैमरा या जो टेम्परेचर मेज़र करने के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन्हें लगा करके ऊपर की तरफ कर दिया जाए, सिक्योरिटी जो कैमराज लगाए जाते हैं उन सब में भी वो बैलून्स वर्क करता है। फिर इसके बाद है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इनका यूज़ करते हैं, साथ ही साथ क्रायोजेनिक एजेंट भी है। क्रायोजेनिक मतलब बहुत बहुत लोअर टेम्परेचर इससे जनरेट की जा सकती है। और लार्ज हाइड्रोन कोलाइजर अगर किसी ने नाम सुना हो तो गॉड पार्टिकल की डिस्कवरी के लिए बर्न में किया गया था, तो वो बात की बात है। फिर आते हैं NMR, ये NMR है। फिर इसके बाद है MRI, ये मैग्नेटिक रेजोनेंस है, और MRI नाम सुना होगा आपने कि बॉडी चेकअप के लिए यूज़ किया जाता है। उन सब में ये हीलियम गैस वर्क करती है। नेक्स्ट है नियॉन, ये फ्लोरोसेंट बल्ब्स में यूज़ किया जाता है, डिस्प्ले आपके बोर्ड्स में यूज़ किया जा सकता है। साथ ही साथ जो एरोप्लेन के सिग्नल्स होते हैं उनकी, क्योंकि ग्लोनेस को इंक्रीज़ कर देता है, रेड जो कलर का बल्ब होता है उसे यूज़ करने में करते हैं। साथ ही साथ बॉटेनिकल गार्डन में यूज़ किया जाता है, और एक और भी है ग्रीन हाउस जो गैसेस होते हैं, ग्रीन हाउसेस जो होते हैं उसमें भी नियॉन गैस यूज़ की जाती है। फिर आते हैं आर्गन की बात करें तो आर्गन जो है वो इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रेजेंट करने के लिए होता है, इसमें वेल्डिंग की जाती है। हाई टेम्परेचर पर जहाँ पर वेल्डिंग करते हैं या बहुत ही परफेक्ट वेल्डिंग करनी होती है तो उसमें यूज़ किया जाता है, ताकि जैसे ही वेल्डिंग की जाए तो उसके ऊपर जो रस्टिंग है वो आयरन या स्टील या बाकी अदर सब्सटेंस के ऊपर ना हो, और उसके तुरंत बाद उसके ऊपर पेंटिंग या कोटिंग कर दी जाए। फिर इसके बाद ये बल्ब्स में भी यूज़ किया जाता है, ताकि क्योंकि ये इनर्ट गैस है तो वो उसमें कोई केमिकल रिएक्शन के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। नेक्स्ट है क्रिप्टॉन एंड जेनान का बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक रोल तो नहीं है, वो स्पेसिफिक कलर प्रोड्यूस करते हैं, साथ ही साथ रिसर्च में भी इनका यूज़ किया जाता है। फिर आते हैं रेडान का, तो रेडान में जो कि रेडियो एक्टिव रेज हैं वो बाहर निकलती हैं, तो इसका यूज़ कैंसर थेरेपी में भी किया जा सकता है, और साथ ही साथ रिसर्च में भी ये वर्क करते हैं। फिर आते हैं स्ट्रक्चर्स, तो ये टोटल आपके पास हैं 6 स्ट्रक्चर जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं नॉर्मली, और इनका हाइब्रिडाइजेशन आपको याद होना चाहिए और स्ट्रक्चर भी, तो साथ में करके चलते हैं इसे क्या करना है। जो फर्स्ट वाला है आपको लाइन से ही पता चल गया कि ये लीनियर स्ट्रक्चर है, और इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ एटम्स देख लीजिए, जो बॉन्ड्स हैं 1 2, और अगर लोन पेयर की बात करें 1 2 3, टोटल कितने हो गए 5, और जब 5 हैं तो ये हो जाएगा sp3d, और स्ट्रक्चर है लीनियर। नेक्स्ट वाले में देखेंगे तो टोटल 4 एटम्स हैं,
फ्लोरीन के, यानी 4 सिंगल बॉन्ड है और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन टोटल 6 हो गया लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर का ऐड, तो ये हो जाएगा sp3d2। साथ ही साथ स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ये स्क्वायर प्लानर है। फिर आते हैं XeF6 में देखेंगे टोटल 6 एलिमेंट और एक साथ में एक लोन पेयर भी एक्स्ट्रा आ गया है, मतलब टोटल 7 है। ये हो जाएगा sp3d3। स्ट्रक्चर की बात करें ऑक्टाहेड्रल जैसा दिखता है, लेकिन थोड़ा सा स्लाइटली चेंजेस हैं, इसलिए इसे डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कह रहे हैं। फिर आते हैं XeO2F2 जेनॉन डाईऑक्सी डाईफ्लोराइड, इसमें सीसा स्ट्रक्चर बनता है, आपको दिख भी रहा होगा कुछ इस तरह से है। अब अगर 5 हैं तो ये हो जाएगा आपका sp3d। फिर नेक्स्ट में आते हैं जेनॉन ऑक्सी फ्लोराइड, टोटल इसमें देखेंगे 6 बॉन्ड, मतलब 5 बॉन्ड और 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, टोटल 6 हो गए और 6 हैं, तो ये हो जाएगा आपका sp3d2। और अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्क्वायर जैसा है और इसके ऊपर एक ऑक्सीजन है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। लास्ट देखते हैं XeO3, ये बिल्कुल अमोनिया जैसा स्ट्रक्चर शो कर रहा है, मतलब जेनॉन, फिर O, फिर यहाँ पर भी O, फिर O, और यहाँ पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में मतलब हाइब्रिडाइजेशन में तो पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर में इसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये हो जाता है आपका पिरामिडल शेप। तो ये हैं टोटल 0 ग्रुप एलिमेंट से कोरिलेटेड सारी चीज़ें। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।